स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है और छोटे छोटे दो टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी तो क्या होता है प्लियोट्रॉफी? व्हाट इज प्लियोट्रॉफी? प्लियोट्रॉफी का मतलब होता है कि जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉफी कहते हैं। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था एक जीन एक कैरेक्टर को या ट्रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन यहां क्या है कि व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्ड मोर देन वन कैरेक्टर, देन द फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। व्हेन Pleiotrophy is a phenomena in which a single gene control a single gene influence more than one कैरेक्टर। एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को अगर इन्फ्लुएंस करे या कंट्रोल करे तो उस फिनोमेना को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं। तो आई थिंक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लियोट्रॉफी क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए कि सपोज करिए एक जीन X है और ये जीन X जो है एक साथ ये तीन अलग अलग कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर A है, एक कैरेक्टर B है और एक कैरेक्टर C है। ये तीन अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और इन तीन कैरेक्टर को ये जो जीन X है ये कंट्रोल कर रहा है। दिस जीन X कंट्रोल जीन कैरेक्टर A, कैरेक्टर B एंड कैरेक्टर C। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि एक ही जीन एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर रहा है और इसी फिनोमेना को हम प्लियोट्रॉफी कहेंगे। अब ये बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि ये जीन X क्या इन तीनों कैरेक्टर को एक समान इन्फ्लुएंस करेगा या एक समान कंट्रोल करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? इसका आंसर क्या है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो X जीन है ये हो सकता है कि इस कैरेक्टर A को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे इन कंपेयर टू कैरेक्टर B एंड C। इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, इसको B को थोड़ा कम इन्फ्लुएंस करे और C को इससे भी कम इन्फ्लुएंस करे। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, इस जीन X का जो इम्पैक्ट होगा इन तीन अलग अलग कैरेक्टर्स पर, वो एक समान नहीं होगा। किसी पे ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा और किसी पे बहुत कम होगा। मतलब इट नॉट इन्फ्लुएंस इक्वली ऑल द कैरेक्टर्स। सब पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि तीनों एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, उस फिनोमेना को प्लियोट्रॉफी कहेंगे, लेकिन ये सारे कैरेक्टर को इक्वली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या है? पहला इन स्वीट पी द जीन which the gene which control
the character, the gene which control the character of, control the flower color, flower color also influence seed coat color and red spot in the axil of leaf। यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया कि जो स्वीट पी है उसमें जो जीन फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है, वही जीन जो सीड कोट का कलर होगा उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वही जीन जो होता है जो लीफ जो होगा, लीफ के एक्सिल में छोटे छोटे रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं, उसको भी यही जीन इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो आप देख रहे हैं कि एक जीन 3 कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस किया, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफी। सिमिलरली दूसरा जो एग्जांपल है ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में क्या होता है, द जीन विच रेगुलेट या विच कंट्रोल द साइज ऑफ विंग, ड्रोसोफिला में क्या है, ड्रोसोफिला में क्या है, द जीन विच कंट्रोल द साइज of wing also influence, क्या influence करेगा, longevity, longevity। दूसरा आई कलर, थर्ड रिडक्शन ऑफ एग प्रोडक्शन। ये सब देख रहे हैं कैरेक्टर्स हैं, जो वही जीन जो विंग की साइज को रेगुलेट कर रहा था, जो जीन विंग की साइज को रेगुलेट कर रहा है, सेम जीन लॉन्गिविटी, आई कलर एंड रिडक्शन ऑफ एग प्रोडक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सबको इन्फ्लुएंस करेगा। तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। हम आप लोगों को प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल ह्यूमन में बताते हैं कि ह्यूमन में प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या होगा। तो प्लियोट्रॉफी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ह्यूमन में प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या होगा। एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसका बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है, वह है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसके पहले मैं आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता चुका हूं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया क्या है? कि सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर caused by recessive gene present on autosome। मतलब ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस डिजीज वाला डिजीज है। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक रिसेसिव जीन होता है। अब इसमें देखिए कि जो नॉर्मल जीन है इसका नाम होता है HBA, and this normal gene make a normal polypeptide chain। सिकल सेल एनीमिया में अब आरबीसी में देखिए क्या होगा, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, और ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी में? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? हीमोग्लोबिन बना होता है हीम एंड ग्लोबिन से, हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या होता है?
पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन की चेन होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। जब एमिनो एसिड पॉलीमराइज होगा तो उसे क्या बनेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो एक प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर वो पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है? 4 हैं। जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें अल्फा की 2 हैं, 2 अल्फा चेन है एंड 2 बीटा चेन है। अल्फा वाली चेन को आप कहते हो अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा वाले को भी कहते हो बीटा 1 एंड बीटा 2। अब ये जो जीन HB होता है, HBA, इट इज अ नॉर्मल या वाइल्ड जीन, और जब इसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है तो इससे एक नया जीन बन जाता है HBS। वो कैसे म्यूटेशन होता है? देखिए, ये जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला जो जीन होता है, इस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है? किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है? किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एमिनो एसिड का सीक्वेंस DNA डिटरमाइन करता है। तो देखिए, ये DNA है। अब DNA के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब DNA एक स्टोरेज मीडियम है और जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन DNA से कभी भी प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता है। तो जब कभी भी प्रोटीन बनाना होता है तो DNA अपने क्या करता है? अपने कोडेड इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब कर देता है मैसेंजर RNA के पास। मैसेंजर RNA DNA के कोडेड इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेकर आता है, जहां राइबोसोम्स पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये जो मैसेंजर RNA ये जो मैसेंजर RNA बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जो इन्फॉर्मेशन ले आ रहा है, इस मैसेंजर RNA में एक कोडॉन होता है GAG। इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है सेकेंड पोजीशन पे A, तो A इज रिप्लेस बाई GUG। GAG जो होता है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। और जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो GUG बन जाता है और ये कोड कर लेता है वैलिन को। अब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है उसके 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। 6 पोजीशन पे क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है। अब यहां क्या हो गया? पॉइंट म्यूटेशन हो गया, और जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ कोडॉन के अंदर, तो जो कोडॉन ग्लूटामिक एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन, जिस कोडॉन में ग्लूटामिक एसिड का इन्फॉर्मेशन है, उस कोडॉन के सेकेंड पोजीशन में म्यूटेशन हो गया, A इज रिप्लेस बाय U, तो GAG कन्वर्ट इनटू GUG। GAG के पास इन्फॉर्मेशन ग्लूटामिक एसिड के लिए है और GUG के पास इन्फॉर्मेशन वैलिन के लिए है। तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब जब म्यूटेशन होगा तो ये मैसेंजर RNA बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनाएगा, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनाएगा। लेकिन उस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनेगा। कहने का मतलब है जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमको चाहिए वही पॉलीपेप्टाइड चेन बना, बीटा ही बना, लेकिन वो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई, क्वालिटी खराब हो गई, मतलब उसमें एक गलती हो गई, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। और इस म्यूटेशन से जो नया जीन बना उसको आपने कहा HBS। तो ये नॉर्मल जीन है और ये म्यूटेंट जीन है। तो अब क्या होगा? जैसे ही वो एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो गई, तो वो क्या करेगा? वो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन RBC के शेप को चेंज कर देता है। तो अब देखिए, जो RBC होगा उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? डिस्क शेप, राउंडेड डिस्क शेप और बाई कॉनकेव, ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है उसका। तो ये जो
शेप है आरबीसी का ये चेंज होकर कैसा हो जाता है, ये जो आरबीसी का शेप होता है वो शेप चेंज होकर सिकल सेल हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है। अब सिकल सेल होने की वजह से ये आरबीसी जितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना चाहिए उतना ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो कि जब म्यूटेशन हुआ तो उस म्यूटेशन से एचबीएस, उस म्यूटेशन की वजह से जो नया जीन बना उसने न केवल हीमोग्लोबिन की क्वालिटी को खराब किया, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वालिटी को खराब किया, बल्कि उसने आरबीसी के शेप को भी चेंज कर दिया। और जब आरबीसी का शेप चेंज होगा तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट बॉडी के ग्रोथ पर पड़ेगा। इसका मतलब एक म्यूटेशन से जो नया जीन बना उसने एक साथ बॉडी के कई कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। इसलिए ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वालिटी खराब हो गई, आरबीसी का जो शेप चेंज हो गया, एज वेल एज जब आरबीसी का शेप चेंज होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन घटेगा बॉडी में, और ये अर्लियर स्टेज में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन घटेगा तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ेगा, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी पे पड़ेगा। इसका मतलब इस HBS जीन ने एक साथ कई कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस किया और ये एग्जाम्पल हो गया प्लियोट्रॉपी का। एक और एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, वो है फिनाइल कीटोनेरिया। इसको मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। फिनाइल कीटोनेरिया में ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं, बस यहां आपको उसको लिंक करना है कि प्लियोट्रॉपी का कैसे एग्जाम्पल हो गया। तो फिनाइल कीटोनेरिया में फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड है और इस फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है ट्रायोसिन में। लेकिन फिनाइल एलेनिन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है और वो एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये इसका फॉर्मेशन जब नहीं होता है इस एंजाइम्स का, किस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस एंजाइम का फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जब फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या होता है, फिनाइल एलेनिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब फिनाइल एलेनिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में एक्युमुलेट होगा, और एक्युमुलेट होने के साथ होने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब फिनाइल एलेनिन बॉडी में एक्युमुलेट होगा तो उससे मेंटली रिटार्डेशन होता है। अब कह रहे हैं कि ये जो जीन होगा जो इस एंजाइम को बना रहा है, अगर ये जीन न केवल इस एंजाइम को बनना चाहिए एंजाइम, इसका मतलब ये इसका डोमिनेंट जीन इस एंजाइम को बना रहा होगा और इसका रिसेसिव जीन इसको नहीं बना रहा है, तो रिसेसिव जीन इस एंजाइम को नहीं बना रहा है तो इससे क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन ये केवल मेंटल रिटार्डेशन नहीं करेगा, एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन आवर बॉडी नॉट ओनली कॉज द मेंटल रिटार्डेशन, इट ऑल्सो इम्पैक्ट द स्किन कलर को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल होगा। फिनाइल कीटोनेरिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। तो प्लियोट्रॉफी टॉपिक छोटा सा टॉपिक था और इसको मैंने बता दिया कि प्लियोट्रॉफी क्या होता है। प्लियोट्रॉफी का मतलब व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। और एक जो खास बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कैरेक्टर को इक्वली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। एग्जाम्पल आपको ड्रोसोफिला में बताया, स्वीट पी में बताया, ह्यूमन में बताया कि सिकल सेल एनीमिया, एंड फिनाइल कीटोनेरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, और वो भी छोटा ही टॉपिक है और वो इसको हम कहते हैं, वो टॉपिक है लीथल जीन। लीथल जीन आपने सुना होगा, लीथल किसे कहते हैं, लीथल का मतलब होता है डेथ। तो जो जीन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो जीन कैजुअलिटी करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, लीथल जीन कहते हैं। लीथल जीन, द जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ इज कॉल्ड लीथल जीन।
अब ये जो डेथ कब होगी, ये डिपेंड करता है कि वो लिथेलिटी किस जीन से होगी। व्हेन द डेथ अकर, कब वो जीन डेथ करेगा, तो इस पे डिपेंड करेगा कि वो लिथेलिटी किस जीन से हो रही है, डोमिनेंट जीन से हो रही है कि रिसेसिव जीन से हो रही है। तो लीथल का मतलब होता है डेथ। तो अगर कोई जीन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैजुअलिटी करता है, तो उसको हम लीथल जीन कहते हैं। अब लिथेलिटी दो तरीके से होती है। लिथेलिटी इज कॉज्ड बाय डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन। तो अगर लिथेलिटी डोमिनेंट जीन से होगी तो पर्सन कैन नॉट बी सर्वाइव, वो पर्सन उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी उस पर्सन की डेथ प्री नेटल स्टेज में ही हो जाए। प्री नेटल स्टेज मतलब बर्थ के पहले ही हो जाए। अब डोमिनेंट जीन एग्जिस्ट इन डोमिनेंट जीन एग्जिस्ट इफ इज डिनोट द सिंबल ऑफ लीथल एल। तो डोमिनेंट जीन एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन इधर इन होमोजाइगस or in heterozygous, and if the lethality is called by dominant gene, then it express both in homozygous condition and heterozygous condition। तो अगर इसका हम ये एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर हम एग्जांपल समझा रहे हैं लीथल जीन, तो इसका मतलब अगर इसको अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखेंगे तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे ओनली द रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स विल बी सर्वाइव। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा 3:1, और यहाँ क्या होगा फिनोटाइप में जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप्स है, डोमिनेंट होमोजाइगस, ये भी सर्वाइव नहीं करेगा और हेट्रोजाइगस भी सर्वाइव नहीं करेगा। ओनली वन, एक ही रिजल्ट यहाँ आएगा। इधर क्लियर? तो अगर लिथेलिटी डोमिनेंट जीन से होगी, लेकिन इसकी खास बात यह है कि लिथेलिटी कॉज्ड बाय डोमिनेंट जीन इज वेरी रेयर। इससे जो लिथेलिटी होती है वो बहुत ही रेयर केस होता है, इतना नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। दूसरा क्या है? लिथेलिटी कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। अगर रिसेसिव जीन से होता है अगर कोई लिथेलिटी, रिसेसिव जीन से अगर कोई लिथेलिटी होगा तो रिसेसिव जीन के बारे में आपको पता है कि रिसेसिव जीन एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब रिसेसिव जीन भी होमोजाइगस होगा और हेट्रोजाइगस होगा, या तो ये कंडीशन होगा या ये होगा। तो अगर इस कंडीशन में होगा तो दोनों जीन रिसेसिव होने की वजह से वो एक्सप्रेशन होगा और उस कंडीशन में उसकी डेथ होगी, और अगर ये होगा तो उस कंडीशन में डोमिनेंट जीन इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देगा और यहाँ उसकी डेथ नहीं होगी। मतलब यहाँ अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो 2:1 आएगा। क्यों? क्योंकि रिसेसिव होमोजाइगस की डेथ हो जाएगी और बाकी जो डोमिनेंट होमोजाइगस होगा और या हेट्रोजाइगस होगा वो सर्वाइव करेगा। और यहाँ क्या आएगा उसका रेशियो? केवल 1% ही सर्वाइव करेगा। कौन सर्वाइव करेगा? जो रिसेसिव वाला होगा, अगर डोमिनेंट से होगा तो, और रिसेसिव से होगा तो रेशियो 2:1 आएगा, रिसेसिव होमोजाइगस की डेथ हो जाएगी। तो आप समझे कि लिथेलिटी दो तरह से होगा, या तो डोमिनेंट जीन से होगा या रिसेसिव जीन से होगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। लिथेलिटी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया एल क्यू नॉट ने एक्सप्लेन किया लिथेलिटी को। तो एल क्यू नॉट ने लिथेलिटी के बारे में बताया 1905 में, तो कि कहाँ पाया ये? तो उन्होंने माइस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। माइस में एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि माइस में दो तरह के माइस होते हैं। एक माइस जो होता है वो अगौती कलर का होता है, अगौती कलर, और जो दूसरा माइस है वो है येलो कलर। अब आप सोच रहे होंगे सर अगौती क्या होता है? तो येलो तो आपको क्लियर है कि उसकी जो हेयर है वह येलो कलर होगा, और अगौती का मतलब होता है कि जो स्किन होगी, उसका जो हेयर होगा वो ब्लैक होगा, और उसमें से कुछ ऐसे हेयर होंगे जिसमें येलो स्पॉट प्रेजेंट होगा। मतलब स्किन का जो हेयर का जो कलर होगा अगौती में ब्लैक हेयर होगा, लेकिन उस ब्लैक हेयर में से कुछ ऐसे हेयर भी होंगे, जैसे मान लीजिए हेयर
ये हेयर है और ये ब्लैक है, लेकिन यहाँ ये इतना पे स्पॉट प्रेजेंट है और ये स्पॉट कैसा है, येलो प्रेजेंट है। तो ये ब्लैक कलर है और ये येलो है, तो क्या है, येलो स्पॉट प्रेजेंट इन अ ब्लैक हेयर। येलो स्पॉट प्रेजेंट इन ब्लैक हेयर इज कॉल्ड अगौती, बट इट नॉट प्रेजेंट इन ऑल ब्लैक हेयर, सब में होगा भी नहीं। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो ब्लैक कलर होता है इसके लिए यू मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंट, उसको कहते हैं फियो मेलेनिन। तो यू मेलेनिन मेक अ ब्लैक कलर एंड फियो मेलेनिन मेक अ येलो स्पॉट्स। और ऐसे कलर को, ऐसे हेयर को जिसमें मिक्सिंग है ब्लैक और येलो का, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अगौती कह रहे हैं। अब इस माइस में जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, जो वाइल्ड जीन है, विच है, उसका नाम है ए जीन, ए वाइल्ड जीन है, एंड इट हैज, इस वाइल्ड जीन के पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला कि इट हैज अ एसेंशियल जीन। जीन भी दो तरह के होते हैं, कुछ जीन एसेंशियल होते हैं और कुछ जीन जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, इसका मतलब वो कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं। तो जो एसेंशियल जीन होते हैं दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइबिलिटी, और इस ए जीन के पास एक जो एसेंशियल जीन है वो है रैली। ये एसेंशियल जीन है रैली, एंड इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइबिलिटी। और इसी ए जीन के पास एक और लोकस है जिसके पास इंफॉर्मेशन है अगौती कलर के लिए, और अगौती कलर के बाद के में जो के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसका जो प्रोमोटर है, इट नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, इट इज टिश्यू स्पेसिफिक। किसी पर्टिकुलर सेल में ये एक्सप्रेस कर रहा है और किसी सेल में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इसलिए आप इस जो हेयर का कलर है यूनिफॉर्मली नहीं है कि हर हेयर के अंदर ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट, अरे हर हेयर के अंदर ब्लैक, सारे हेयर ब्लैक हैं और उसमें सब में येलो स्पॉट्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इट नॉट, इसका जो फियोमेलेनिन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो, उसका जो प्रोमोटर है वो इन्वर्सली नहीं है, हर सारे सेल में प्रेजेंट नहीं है, या इन्वर्सली एक्सप्रेसिंग जीन प्रोमोटर इसका नहीं है। फियोमेलेनिन को बनाने वाला जो प्रोमोटर होगा इट इज नॉट इन्वर्सली एक्सप्रेसिंग प्रोमोटर, तो कहीं वो एक्सप्रेस करेगा और कहीं एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जिसमें एक्सप्रेस करेगा उसमें वो ब्लैक हेयर में येलो स्पॉट्स दिखाई देगा, और जिसमें एक्सप्रेस नहीं करेगा उस ब्लैक हेयर में येलो स्पॉट्स दिखाई नहीं देगा। अब ये इस ए जीन, ये जो ए जीन होता है, इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है तो इससे एक नया जीन बन जाता है, और उस नए जीन को कहते हैं ए स्मॉल वाई। मतलब दिस इज अ वाइल्ड जीन एंड दिस इज अ वाइल्ड जीन, और ये जो वाइल्ड जीन होता है इट मेक अ येलो कलर। क्लियर? अब यहां आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो एक्सपेरिमेंट में बुक में लिख दिया जाता है और साफ साफ, और उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्या उसको मैं समझाता हूं क्या दिक्कत आती है इसमें। जब एल क्यू नॉट ने एक अगौती माइस को हाइब्रिडाइज कराया एक येलो कलर माइस में, तो इसका जो मैंने कहा अगौती के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए, और ये हमेशा होमोजाइगस में होगा, कैपिटल ए। और यहां क्या था, ये जीनोटाइप होगा। मतलब ये येलो कलर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होगा। जब यहाँ इसको हाइब्रिडाइज कराएंगे तो यहाँ गैमेट बनेगा कैपिटल ए, और यहाँ जो गैमेट बनेगा ए एंड ये वाला गैमेट बनेगा। और जब ये फ्यूज करेगा तो F1 क्या ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, एक अगौती आएगा F1 जनरेशन में और एक आएगा येलो कलर।
मतलब यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 50% अगौती आएंगे F1 जनरेशन में ही, और 50% क्या आएंगे, येलो कलर के आएंगे। ये अगौती हो गया और ये येलो हो गया। अब उन्होंने क्या किया, दो येलो कलर माइस को, जो दोनों हाइब्रिड हैं, तो जो येलो कलर माइस होगा उसको उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइज किया। येलो कलर माइस को जब हाइब्रिडाइज किया तो क्या रिजल्ट मिला उनको, यहां गैमीट बनेगा, जब हाइब्रिडाइज किया तो उनको रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग मिला। क्या मिला दिखा रहा हूं आपको। अब मान लीजिए ये गैमेट इस गैमेट को फ्यूज करता है तो जीनोटाइप बनेगा ए, और इस कंडीशन में वो कैसा होगा, अगौती होगा। और जब जीनोटाइप ये इसको फ्यूज करेगा ए वाई, और तो ये क्या बनेगा, येलो कलर का बनेगा, और ये भी येलो कलर का होगा। लेकिन जैसे ही ये येलो कलर के दोनों जीन होमोजाइगस होंगे, ये डेड कर जाएगा। मतलब जो फिनोटाइप आएगा वो फिनोटाइप 2:1 का आएगा। क्या आएगा, 2:1। येलो कलर के माइस जो इसमें आएंगे वो 2 आएंगे, और जो अगौती आएगा वो 1 आएगा। और जो येलो आना क्या चाहिए था, 3:1, और आया क्या, 2:1। यही तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिसेसिव जीन से कोई एक्सप्रेशन होगा तो वो 2:1 का रिजल्ट देगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये आएगा कि येलो कलर, इसका मतलब ये जो क्रॉस कर रहे थे, वो बार बार क्रॉस कर रहे थे और देख रहे थे कि क्यों 3:1 का नहीं आ रहा है, क्यों 2:1 का आ रहा है। तो बाद में उन्होंने पाया कि जो येलो कलर के जो होमोजाइगस माइस हैं वो लिथैलिटी के जीन उसमें प्रेजेंट है और उसकी डेथ हो जा रही है। और जो एक्चुअल में येलो कलर के माइस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट होमोजाइगस, दे आर एक्चुअली हेट्रोजाइगस। जो एक्चुअली माइस एग्जिस्ट कर रहे हैं येलो कलर के, वो होमोजाइगस नहीं है, वो हेट्रोजाइगस है। और जो होमोजाइगस माइस है उसकी डेथ हो जा रही है। तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन में माइस के, जो पॉपुलेशन में दो कलर के जो माइस हैं, एक अगौती, वो होमोजाइगस है, ए जीन है, और जो येलो कलर का जो माइस है वो हेट्रोजाइगस है, वो कैपिटल ए जीन के साथ साथ उसमें ए वाई जीन भी प्रेजेंट है, और ए वाई जीन ही रिस्पॉन्सिबल कर रहा है डेथ के लिए। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसकी वजह से यहाँ डेथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, कि दिस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, लेकिन जो ये कैपिटल ए वाला जीन है इसके पास एसेंशियल, ये जो इसके पास अभी मैंने बताया था कि रिले जीन प्रेजेंट होता है विच इज एसेंशियल जीन, और ये जीन होने की वजह से वो सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है जो उसकी सर्वाइबिलिटी के लिए जरूरी है, इसलिए इसकी डेथ नहीं हो रही है, इसकी डेथ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो रिले जीन न होने की वजह से वो सारे प्रोटीन्स जो सर्वाइबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है, इसको अब आप सिंपली अब देखेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन बन गया कि यहाँ इस येलो कलर माइस होमोजाइगस कंडीशन में उसकी डेथ हो रही है। तो इसको थोड़ा सा, हालांकि मॉलिक्यूलर बेसिस कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया है, लेकिन थोड़ा सा जब तक इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाएंगे तो इसकी और क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक, तो आप देखिए, अगर मॉलिक्यूलर बेसिस पे समझते हैं इसको कि कैसे, क्यों इसकी डेथ हुई, तो इसको समझिए कि कोई भी जो जीन होता है उसके पास एक कोडिंग सीक्वेंस होती है और एक प्रोमोटर रीजन होता है। कोई भी जीन होगा तो उसके पास एक कोडिंग सीक्वेंस होगा और एक प्रोमोटर रीजन होगा। तो जो ए जीन है, इसी ए जीन से म्यूटेशन से ए वाई बना है, और ए जीन के पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक उसके पास एसेंशियल जीन है जिसको रिले जीन कहते हैं, और एक ऐसा है जीन लोकस भी है जो येलो कलर फ्यूमिलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको समझिए कि एक प्रोमोटर है, प्रोमोटर सीक्वेंस या प्रोमोटर
ऑफ रिले जीन, रैली जीन, और ये इसका क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है ऑफ रैली जीन। सेम एक और उसी से जो उसी लोकस पे एक दूसरा प्रोमोटर है जिसका नाम है प्रोमोटर ऑफ अगौती, और ये उसका कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अगौती। अब एक चीज खास याद रखिएगा, ये जो रिले जीन होता है इट इज एक्सप्रेस इन ऑल सेल, मतलब यूनिवर्सली एक्सप्रेसिंग प्रोमोटर है ये, यूनिवर्सली एक्सप्रेसिंग प्रोमोटर, मतलब दिस प्रोमोटर प्रेजेंट इन ऑल सेल, तो सारे सेल वो स्पेसिफिक वो एसेंशियल प्रोटीन बना रहे हैं। लेकिन जो प्रोमोटर ऑफ अगौती है इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सप्रेसिंग प्रोमोटर, इट प्रेजेंट इन सम सेल एंड एब्सेंट इन सम सेल, मतलब कुछ सेल में बनेगा कुछ सेल में नहीं बनेगा। इधर क्लियर? इसीलिए जो हेयर था ब्लैक हेयर में येलो स्पॉट प्रेजेंट है। अगर ये यूनिवर्सली होता तो पूरे के पूरे हेयर में ऐसा होता, हर हेयर में फ्यू मेलानिन का फॉर्मेशन होता और जो हेयर होता है वो येलो कलर का हो जाता है। अब आप देखिए क्या हुआ कि ये जब म्यूटेशन हुआ लीथलिटी के लिए, याद रखिएगा लीथल के लिए म्यूटेशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। किसी जीन में जब म्यूटेशन होगा तो उससे एक नया जीन बनेगा और हो सकता है वो म्यूटेशन हार्मफुल है और लिथलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब जो म्यूटेंट जीन है वो म्यूटेशन से बना और उसका जो इम्पैक्ट है वो हार्मफुल हो गया और लिथलिटी को काज कर रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ डिलीशन हो गया और डिलीशन इतना बड़ा हो गया, एक लार्ज डिलीशन हुआ इसके अंदर, ये म्यूटेशन पढ़ा चुका हूं कि कोडिंग सीक्वेंस ऑफ रिले जीन टूट गया एंड प्रोमोटर ऑफ अगौती भी डिलीट हो गया, और डिलीट होने के बाद डिलीट हो गया, और डिलीट होने के बाद क्या हुआ कि ये जो प्रोमोटर ऑफ रैली जीन है ये आके जुड़ गया कोडिंग सीक्वेंस, तो क्या होगा प्रोमोटर ऑफ रैली जीन ये जुड़ गया कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अगौती। याद रखिए, देखिए यहां क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, म्यूटेशन हुआ तो ये कोडिंग सीक्वेंस ऑफ रैली जीन ये टूट गया और प्रोमोटर ऑफ अगौती भी टूट गया। इसका मतलब एसेंशियल जीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा, और ये जो कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अगौती है ये आके जुड़ गया प्रोमोटर ऑफ रिले जीन, ये यूनिवर्सल प्रोमोटर से जुड़ गया और इस म्यूटेशन से एक नया जीन बन गया। ये जो जीन था वो ए था और अब म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन से एक नया जीन बन गया ए वाई। ये वाई में ये कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अगौती एक यूनिवर्सल प्रोमोटर से आकर जुड़ गया है, इसलिए अब फ्यू मेलानिन का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो पूरा का पूरा स्किन का जो पूरा जो हेयर कलर है वो येलो हो जाएगा। लेकिन इसमें से क्या हो जाएगा, इस ए वाई में क्या हो गया कि कोडिंग सीक्वेंस ऑफ रिले जीन गायब हो गया, इसलिए एसेंशियल प्रोटीन नहीं बनेगा, और एसेंशियल प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए जब माइस इस कलर का था, ए एंड ए वाई हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, उस कंडीशन में 50% ए जीन होने की वजह से, रिले जीन होने की वजह से एसेंशियल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए कलर तो येलो हो गया बट एसेंशियल प्रोटीन बनने की वजह से वो माइस सर्वाइव कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो होमोजाइगस में आया, ए वाई कंडीशन में आया, तो अब क्या हो गया, सारे यूनिफॉर्मली सारे सेल में फ्यू मेलानिन बनने लगा। फ्यू मेलानिन बनने की वजह से सारे के सारे हेयर येलो कलर के हो गए, बट एसेंशियल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ और न होने की वजह से उस माइस की डेथ हो गई। क्लियर? तो यही इसका जेनेटिकल रीजन है जिसकी वजह से येलो कलर, आप सोचे होंगे ऐसा येलो कलर में क्या हो गया कि उसकी वजह से डेथ हो गया, तो आप समझिए कि जो वाइल्ड जीन था उसके पास दो इन्फॉर्मेशन थी कि वो एक एसेंशियल प्रोटीन बना रहा है और साथ साथ कलर को भी डिटरमाइन कर रहा है।
कलर को क्या कर रहा था वो कि उसमें जो कलर था मेलेनिन और फ्यू मेलेनिन दोनों बन रहा था, बट मेलेनिन सारे सेल में बन रहा था और फ्यू मेलेनिन किसी किसी सेल में बन रहा था, जिसकी वजह से जो हेयर कलर था वो ब्लैक तो था बट उसमें येलो स्पॉट प्रेजेंट था। इसको अगौती कहते हैं। अब जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन होने की वजह से प्रमोटर ऑफ अगौती टूट गया और कोडिंग सीक्वेंस ऑफ रिले जीन जो एसेंशियल प्रोटीन बना रहा वो भी टूट गया और कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अगौती आके जुड़ गया प्रमोटर ऑफ रिले से, और जुड़ने से क्या हो गया, ये अगौती एक यूनिवर्सल प्रमोटर से जुड़ने की वजह से सब में फ्यू मेलेनिन बनने लगा और पूरा का पूरा हेयर कलर येलो हो गया। लेकिन इससे ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ इस म्यूटेशन से, जो रिले जीन था वो टूट कर अलग हो गया और वही एसेंशियल प्रोटीन बना रहा था, और जब वो टूट कर अलग हो गया तो वो प्रोटीन जो इंडिविजुअल की सर्वाइबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं वो सब बनने बंद हो गए, जिससे वाइस की डेथ हो गई। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि लिथलिटी किसे कहते हैं और प्लियोट्रॉफी किसे कहते हैं। तो आज मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया, प्लियोट्रॉफी एंड लिथलिटी, और दोनों का से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको होगा तो आप बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।